जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे। दोस्तों, मैं सचिन कुमार सिंह रोज की तरह आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, हमारे दो पोर्शन रहते हैं, एक तो मैथ टेस्ट, दूसरा स्टैटिक जीके का। तो दोस्तों, स्टैटिक जीके का ये सेशन है, इसमें बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं कराता हूँ अपने हर सेशन में, जो एग्जाम के लेवल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, जो ज्यादातर आए हुए होते हैं या आने की आगे संभावना होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है, जो हम ना कि क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, बट उससे रिलेटेड जितने ऑप्शन होते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को देते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। जो कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, प्राकृतिक बहुलक है। जो है प्राकृतिक बहुलक क्या है, पहला ऑप्शन है पैराफिन मोम, दूसरा है प्राकृतिक रबर, फिर है नियोप्रीन, डी ऑप्शन है थाइकॉल। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर। तो दोस्तों, रबर तो पता ही होगी, रबर के पौधे होते हैं जो कि उनका दूध निकाल करके रबर प्राप्त की जाती है, उससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं कृत्रिम, जो मानव बनाता है बाद में उसको कृत्रिम जो है कृत्रिम रबर बोल देते हैं, नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, प्राकृतिक रबर। ये जो प्राकृतिक रबर का प्राकृतिक बहुलक है दोस्तों। और प्राकृतिक रबर को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये इसे थर्मोप्लास्टिक भी कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्राकृतिक रबर को थर्मोप्लास्टिक। और दोस्तों, यह जो होता है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन, यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो दोस्तों, प्राकृतिक रबर क्या होता है, प्राकृतिक रबर को थर्मोप्लास्टिक भी बोलते हैं, और प्राकृतिक रबर जो होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। अदर ऑप्शन के बारे में बात करें, जैसे कि पैराफिन मोम, तो पैराफिन मोम जो दोस्तों होता है, पहली बात तो पैराफिन मोम जो होता है यह पेट्रोल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, पेट्रोल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों, पैराफिन मोम पेट्रोल से। बहुत पूछा जाता है। और पैराफिन मोम के बारे में बात करें तो यह एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। क्या है दोस्तों, यह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है। क्या है दोस्तों, पैराफिन मोम जो है यह एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, और ये पेट्रोल से प्राप्त होता है। अगर अगले ऑप्शन की बात करें, नियोप्रीन, जो नियोप्रीन होता है दोस्तों, इसे कृत्रिम रबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम रबर। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कृत्रिम रबर। कृत्रिम रबर किसे कहते हैं दोस्तों, नियोप्रीन को। और बाकी रहा ऑप्शन थाइकॉल, तो थाइकॉल जैसे कि दोस्तों है, यह एक दूसरा कृत्रिम रबर है। यह दूसरा कृत्रिम रबर का उदाहरण है। दूसरा कृत्रिम रबर का उदाहरण क्या है दोस्तों, थाइकॉल। और दोस्तों, थाइकॉल से क्या याद आता है, थाइकॉल दोस्तों है जो क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। यह क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, ठोस नहीं है। अर्थात थाइकॉल को जब क्रिस्टल के रूप में बदला जाता है तो दोस्तों वह ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता। ठीक है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेबल साल्ट किसे कहते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन पहला CaOH का होल्ड रेट, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम CaOH क्या होगा दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। AgPr सिल्वर ब्रोमाइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो राइट आंसर क्या होगा, टेबल साल्ट दोस्तों NaCl को अर्थात सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसे NaCl जो दोस्तों है, इसे खाने वाला नमक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खाने का नमक।
अर्थात खाने वाला नमक कौन होता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। अदर ऑप्शन की बात करें जैसे कि CaOH का होल्ड्राइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों इसका उपयोग क्या होता है? घरों की पुताई के लिए किया जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों? घरों की पुताई की जाती है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दोस्तों को इससे क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इससे क्या होता है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है नहीं? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दोस्तों अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है CaO क्या है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? कली चूना बोलते हैं। क्या जो बोलते हैं दोस्तों? कली चूना, जो खाने के काम आता है। बहुत क्वेश्चन पूछा था कली चूना का सूत्र क्या होता है? तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड है नहीं? अब दोस्तों अगले ऑप्शन बी की बात करते हैं। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है नहीं? इसका उपयोग दोस्तों करते हैं फोटोग्राफी में। किसमें किया जाता है? फोटोग्राफी में। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सी ऑप्शन की बात करें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं। इसे दोस्तों अम्लों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। अम्लों का राजा। अम्लों का राजा किसे कहते हैं? H2SO4 को। तो दोस्तों कैसा लग रहा सेशन? अच्छा लग रहा ना? तो हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह से अच्छे क्वेश्चन पढ़ते रहिए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? कर कौन है? अप्रत्यक्ष कर कौन है? ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आयकर, दूसरा है कृषि कर, तीसरा है GST, चौथा है राज्य उत्पाद शुल्क। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? GST। GST के बारे में बात करें दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है नहीं? हिंदी में बात करें वस्तु एवं सेवा कर। स्थापना कब हुई दोस्तों? 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ। किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ? तो असम में। किस राज्य में? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। GST सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो असम में लागू हुआ। और कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ। ठीक है, तो GST के इसके अलावा केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर कौन है वो भी लिख लेते हैं, हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर के बारे में CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है नहीं? CGST। और क्या हुआ दोस्तों? सीमा शुल्क। क्या होगा? सीमा शुल्क। सीमा शुल्क कैसा है? केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है, याद रखना, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा आयकर के बारे में बात करें तो दोस्तों ये केंद्र सरकार का जो है, केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। क्या है? प्रत्यक्ष कर है। आयकर क्या है? केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है आयकर। इसके अलावा और क्या दोस्तों हो जाएंगे? जैसे कि निगम कर, निगम कर, और निगम कर के बाद संपत्ति कर, संपत्ति कर। ठीक है, आयकर, निगम कर, संपत्ति कर केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। इसके अलावा अदर ऑप्शन की बात करें बी कृषि कर। तो दोस्तों कृषि कर जो होता है ये स्टेट अर्थात राज्य का, राज्य सरकार का क्या होगा? प्रत्यक्ष कर होगा, प्रत्यक्ष कर। कृषि कर जो होता है राज्य सरकार का डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर होता है। इसके अलावा राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर कौन सा आते हैं? जैसे कि रोजगार कर, रोजगार कर। और बात करें जैसे कि व्यवसाय कर, क्या होगा दोस्तों? व्यवसाय कर भी क्या है? राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है, व्यवसाय कर। और डी ऑप्शन की बात करें राज्य उत्पाद शुल्क, तो ये राज्य सरकार के जो है, राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा? अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट कर टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, राज्य उत्पाद शुल्क हो गया। अदर जैसे कि SGST हुआ, SGST का मतलब
स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, है नहीं, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, है नहीं, ये राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं, जैसे कि राज्य उत्पादक शुल्क, उत्पादक शुल्क। दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सीमा शुल्क, जीएसटी, सीजीएसटी, ये केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है, न्यूटन का कौन सा नियम कार्य करता है, कौन सा नियम कार्य करता है? तो दोस्तों दूसरा, क्या है, दूसरा नियम न्यूटन का कार्य करता है। तो दोस्तों न्यूटन के कितने गति के नियम हैं? न्यूटन के 3 गति के नियम हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिए कि 1687 ईस्वी में न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, कौन सी पुस्तक? प्रिंसिपिया में न्यूटन के गति के तीन नियम बताइए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है, न्यूटन का दूसरा नियम कार्य करता है। कौन सा नियम, क्या है दोस्तों? F बराबर ma, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? F बराबर ma। इसका मतलब ये हुआ, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और उसमें त्वरण उत्पन्न a का गुणनफल उस पर लगने वाले बल F के क्या होता है? बराबर होता है। डेफिनेशन यहीं से निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या होगा, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, उसमें उत्पन्न त्वरण a का गुणनफल m और a का गुणनफल उस पर लगने वाले बल F के बराबर होता है, ठीक है। और एग्जांपल की बात करें, न्यूटन के दूसरे नियम के अदर उदाहरण की बात करें, जैसे कि खिलाड़ी द्वारा पकड़ा गया कैच, क्योंकि जब खिलाड़ी किसी गेंद को कैच करता है तो अपने हाथ जो है गेंद के ऐसे नीचे की ओर लाता है, ठीक है। जैसे क्या, इससे क्या होता है, F बराबर ma उस पर फोर्स काम करता है और उसको गेंद को वो आसानी से पकड़ लेता है। अदर ऑप्शन की बात करें, जैसे कि पहला नियम है दोस्तों, बहुत ये भी पूछा जाता है। पहले नियम को दोस्तों गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये क्या नियम है दोस्तों? इस नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, यदि वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, है नहीं। तो ये गति का प्रथम नियम है, इसे जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा गति के प्रथम नियम का? यदि जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा है या बस में बैठा है, बस अचानक चल दे आगे की ओर, तो व्यक्ति जो है किधर की ओर झुक जाएगा? पीछे की ओर, उसका जो है कमर के ऊपर का हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है नहीं। हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी ये चीज देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति बस या किसी बस में बैठा है तो अचानक जैसे कि जा रहा है, तो यदि ब्रेक एकदम से लग जाए तो किधर की ओर वो झुक जाता है? आगे की ओर झुक जाता है। तो ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम के उदाहरण हैं। तो दोस्तों अगले ऑप्शन तीसरे नियम के बारे में बात करें तो तीसरा नियम क्या है दोस्तों? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहता है? प्रत्येक वस्तु के विपरीत एवं बराबर में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति नाव से कूद रहा है, नाव से जमीन पे कूद रहा है तो क्या होगा? नाव से जमीन पर कूद रहा है तो क्या होगा दोस्तों? अब व्यक्ति आगे की ओर गिरेगा और नाव को जो है पीछे की ओर चली जाएगी। ये गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो हमारे साथ बने रहिए और हम लोग अपने अगले बेहतरीन क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है? कह रहा है जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जोजिला दर्रा किस राज्य में? दोस्तों जितने ऑप्शन है, जितने राज्य ऑप्शन में लिखे हैं, सभी जितने राज्यों में दर्रे हैं सबके बारे में हम क्यों ना डिस्कस कर लें। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जहाँ से जोजिला, जहाँ से जम्मू, ऐसे याद रखिए। और दोस्तों जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? जैसे कि जम्मू कश्मीर में दोस्तों बनिहाल दर्रा,
कौन सा? बनिहाल हुआ, ठीक है, बनिहाल हुआ। और कौन सा होगा दोस्तों? जैसे कि पीर पंजाल, कौन सा? पीर पंजाल, बनिहाल, पीर पंजाल दर्रा, ये सारे कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है नहीं? और जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है दोस्तों? काराकोरम, कौन सा? काराकोरम, है नहीं? काराकोरम दर्रा कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा अदर ऑप्शन की बात करें, जैसे कि पहला है हिमाचल प्रदेश, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है दोस्तों? शिपकीला, कौन सा दर्रा होगा? शिपकीला हुआ, कौन सा दर्रा? शिपकीला। और कौन सा दर्रा होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग हुआ, और शिपकीला, रोहतांग, रोहतांग। और कौन सा होगा दोस्तों? बालाचा दर्रा, बालाचा दर्रा, बाचाला दर्रा, है नहीं? बाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों तो बुंगला यांग्याप दिफू, बुंगला यांग्याप दुफू, दुफू, दुफू दर्रा, यांग्याप दर्रा, बुंगला दर्रा, है नहीं? कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। और तुजू, कभी कभी तुजू दर्रा पूछा जाता है, तुजू, तो दोस्तों तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में, याद रखना। तुजू और दिफू, दिफू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, और तुजू कहाँ है? मणिपुर प्रदेश, मणिपुर में, है नहीं? तुजू दर्रा। इसके अलावा सी ऑप्शन की बात करें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में दोस्तों जैसे कि बोरघाट, बोरघाट, कामा और भोलघाट, भोरघाट, भोलघाट दर्रा कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, हल्दिया। कोलकाता कहाँ है? हल्दिया में कोलकाता है बंदरगाह। ऑप्शन एन्नौर। तो राइट आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भारत का कौन सा है दोस्तों? मुंबई। कौन सा है? मुंबई। इसके अलावा अदर ऑप्शन की बात करें जैसे कि चेन्नई, तो चेन्नई को दोस्तों ये कृत्रिम बंदरगाह है। क्या है? कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। जो कृत्रिम का मतलब जो होता है जो मानव निर्मित हो, है नहीं? इसके अलावा अदर ऑप्शन की बात करें जैसे कि एन्नौर है। एन्नौर दोस्तों कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु। ये दोस्तों सबसे न्यू है, सबसे नया दर्रा, नया बंदरगाह, सॉरी, सबसे नया बंदरगाह कौन सा है? एन्नौर। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि कोलकाता को दोस्तों, कोलकाता को ज्वारीय, ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदर, ज्वारीय बंदरगाह के नाम से कौन सा बंदरगाह कहा जाता है? तो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, है नहीं? कोलकाता हल्दिया बंदरगाह को दोस्तों ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई, और एन्नौर जो तमिलनाडु में है वो सबसे नया बंदरगाह है। और जो हल्दिया बंदरगाह जो है कोलकाता में वो क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है। एक प्रकार का कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस प्रकार का पठार पाया जाता है? भारत में किस प्रकार का पठार पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है पामीर का पठार, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है ऑप्शन तिब्बत का पठार, चौथा है कोलंबिया का पठार। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत में प्रायद्वीपीय पठार पाया जाता है। कौन सा भारत में पठार पाया जाता है? प्रायद्वीपीय। दोस्तों बहुत पूछा जाता है। अदर ऑप्शन की बात करें जैसे कि पामीर का पठार, तो पामीर का पठार दोस्तों है, इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है। विश्व की छत, विश्व की छत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे जो है सबसे ऊंचा पठार है। क्या है? सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5000 मीटर। 5000 मीटर, है नहीं?
विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। और एशिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा होगा? ये भी यही होगा, पामीर का पठार। विश्व का भी यही है। इसके अलावा तिब्बत का पठार जो है ये तिब्बत का है, तिब्बत में ही जो है पामीर का पठार स्थित है। तिब्बत में ही जो है क्या है? पामीर का पठार स्थित है। ठीक है, जो कि एशिया में सबसे ऊंचा पठार है और विश्व का भी सबसे ऊंचा पठार है, जिसे क्या कहा जाता है? विश्व की छत भी बोला जाता है। दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा कोलंबिया का पठार पूछा जाए तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? यूएसए। कहाँ है? यूएसए में स्थित है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? पहला ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है मुख्यमंत्री, चौथा है ऑप्शन प्रधानमंत्री। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और इसके अलावा राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए दोस्तों? बताइए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। 35 वर्ष कितनी वर्ष होनी चाहिए दोस्तों? बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बता रहे हैं हम ठीक है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष। इसके अलावा राष्ट्रपति दोस्तों जो है त्याग पत्र किसको देता है? ये भी पूछा जाता है। त्याग पत्र किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति त्याग देता है, त्याग पत्र देता है नहीं। और राष्ट्रपति का वेतन दोस्तों, वेतन की बात करें तो वेतन राष्ट्रपति का कितना होता है दोस्तों? बताइए। अब नए डाटा में दोस्तों इन सभी के जो है वेतन बढ़ गए हैं। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है दोस्तों? 5 लाख रुपए। कितने? 5 लाख रुपए। इसके अलावा अदर ऑप्शन की बात करें जैसे कि राज्यपाल। भाई स्टेट का गवर्नर कौन होता है? राज्यपाल होता है नहीं। राज्यपाल जो है राज्यपाल को शपथ दोस्तों कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राज्य के कौन से? राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसको? मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। और राज्यपाल त्याग पत्र दोस्तों किसको देता है? त्याग पत्र तो देगा राष्ट्रपति को। किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को त्याग पत्र राज्यपाल देता है। और राज्यपाल दोस्तों बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो राज्यपाल भी बनने के लिए दोस्तों कितनी उम्र होनी चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष। कितने वर्ष? 35 वर्ष। और राज्यपाल के वेतन की बात करें दोस्तों तो कितना होता है? 3-3.5 लाख। कितना राज्यपाल का वेतन होता है? 3.5 लाख। और जितने अन्य सुविधाएं होती है सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा अदर ऑप्शन की बात करें, मुख्यमंत्री। क्या है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? मुख्यमंत्री को राज्य का राज्यपाल जो है राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। और त्याग पत्र किसको देंगे? त्याग पत्र भी किसको देंगे? मुख्यमंत्री त्याग पत्र किसको देते? राज्यपाल को ही देता है नहीं। और मुख्यमंत्री का कोई वेतन निर्धारित नहीं है दोस्तों। इसके अलावा अदर ऑप्शन डी की बात करें जैसे कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। 25 वर्ष नहीं, 35 वर्ष। कितनी होती चाहिए? 35 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष ही तो होता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष? 25 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ये क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री दोस्तों जो है त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ठीक है। और मुख्यमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष नहीं, सॉरी 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष है नहीं। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी
होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए, और सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।